वाइस कैप्टन ऑफ द पर्पल ऑर्कस ज़र्क्स लग्नर रॉयल कैपिटल वापस आया होता है अपनी एक जर्नी से, पर उसके रास्ते में एक बंदा होता है जो उसको रोकता है। क्यों रोकता है वो हमको एपिसोड के बीच में एंड एक दो एपिसोड बाद तक अच्छे से पता चल जाएगा। पर्पल ऑर्कस के वाइस कैप्टन के साथ उसका एक चमचा होता है जो उसकी बहुत तारीफ करते हुए सामने वाले बंदे से कहता है, तुमको पता नहीं है ये कौन है? ये पर्पल ऑर्कस का वाइस कैप्टन है। इसकी महानता और गुण की वजह से आज पर्पल ऑर्कस यहाँ तक पहुंच पाई है। ज़र्क्स लुग्नर प्योर सेंट है आइस का। तो जो बंदा उसके बीच में होता है यानी कि सामने जो उनको रोक रहा होता है वो बोलता है, मुझे कैसे इसके बारे में पता होगा? और क्या बोला? सेंट ऑफ प्योर आइस? मुझे तो ऐसा कोई बंदा नहीं दिख रहा, इधर किसी भी प्रकार की बर्फ यानी कि आइस नहीं दिख रही मुझे ये बंदा सेंट ऑफ प्योर आइस कम, ये तो मुझे कीचड़ से सना हुआ लाश लग रहा है। और हाँ, तुम उसके कुत्ते हो क्या जो उसकी तारीफ के गाने गाए जा रहे हो? तुम्हारे मास्टर अब खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, इतना स्टूपिड है क्या ये? तुमने कहा मैं कोई ऑफिशियल ड्यूटीज के बीच में आ रहा हूँ? तुम टॉप रैंक्ड वालों का सही है, एक छोटा सा फ्रेज बोल दो कि रॉयल्टी हो, वाइस कैप्टन हो किसी मैजिक नाइट स्क्वाड का, फलाना ढिमकाना, और लोगों को कंट्रोल कर लो जैसे चाहो वैसे। लोगों का शोषण करते हो, अपनी ताकत को इस्तेमाल करो और प्राइड के साथ मुझे पनिशमेंट दो, इतना ही मान समझते हो तो तुम अपने आप को। पर्पल ऑर्कस का वाइस कैप्टन अपना आइस मैजिक से हमला करता है, पर सामने वाला बंदा एक मिस्टीरियस पावर यूज करके उसको हरा देता है और उसका रोब उतार कर कहता है, ये मैजिक नाइट रोब तुम्हारे ऊपर टोटली वेस्ट है और कुछ नहीं। अरे रोब यही जो मैजिक नाइट का एक कपड़ा टाइप जो पहनते ना उसको रोब बोलते हैं। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है ये कहते हुए कि चलो मैं भी देखता हूँ और किसमें है इतना घमंड। उधर एक ओल्ड लेडी जमीन पर बैठी हुई दिखती है जिनको हम एपिसोड के बीच में मेंशन करेंगे। अब एरिना का सीन दिखाया जाता है जिधर मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम दिया था आस्था एंड यूनो ने। उधर ही सभी मैजिक नाइट्स इकट्ठा हुए होते हैं क्योंकि आज है रॉयल नाइट टेस्ट। एक बंदा बहुत ज्यादा जोश में होता है टेस्ट को लेकर। मिमोसा बोलती है, ओ डियर क्या तुम थोड़ा शांत हो जाओगे? इतना भी एक्साइटेड मत हो जाओ कि तुम्हारे आसपास के लोगों को दिक्कत होने लगे तुम्हारे मैजिक से जो तुम अभी रिलीज कर रहे हो। वो मिमोसा से माफी मांग लेता है। क्लाउस आता है और कहता है वो तुमसे बड़ा है, तुमने इस तरह से बात क्यों की उससे? हाउ र्यूड मिमोसा। मिमोसा भी बोलती है, मिस्टर सीरियस चिंता करने वाले चश्मिश मुझे क्रिटिसाइज ना करो तुम। बेल यूनो से कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे डेट पे ले जाओगे। यूनो कहता है मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। बेल कहती है ठीक है फिर कल लेके चलना मुझे डेट पे। यूनो मना कर देता है। उधर सभी मैजिक नाइट्स इकट्ठा होते हैं रॉयल नाइट टेस्ट के लिए। मिमोसा एंड क्लाउस बातचीत कर रहे होते हैं। आस्था उनको आके हेलो कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी। मिमोसा आस्था को देखकर नर्वस हो जाती है। आस्था पूछता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा लाल लाल हो गया है। क्लाउस कहता है मुझे हराना आसान नहीं होगा, मैंने बहुत ट्रेनिंग की है और मैं पहले से काफी ताकतवर बन गया हूँ। आस्था कहता है ओ ये बहुत मजा आएगा। फिर इधर यूनो आके आस्था से बोलता है तुम सच में हमेशा की तरह लाउड स्पीकर बन के घूमते रहते हो, जब देखो चै चै चिल्लाते रहते हो। आस्था बोलता है हॉट स्प्रिंग में मजा आया था ना? यूनो कहता है ये। मिमोसा पूछने लगती है क्या हॉट स्प्रिंग? यूनो तुमने तो मुझे कोई हॉट स्प्रिंग के बारे में नहीं बताया। आस्था यूनो से कहता है तुम उधर मेरे से पहले वोल्केनो के पहाड़ पर चढ़ गए थे, मेरे से जीत गए उस टाइम तो, पर आज तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। यूनो कहता है तुमने मेंटल ट्रेनिंग की है ना, हारने के बाद रोने मत लग जाना। ये दोनों वही राइवल वाले एटीट्यूड से बातचीत करने लगते हैं और मिमोसा बोलने लगती है मुझे कोई हॉट स्प्रिंग के बारे में बताओ यार। शायद मिमोसा को लग रहा है कि आस्था और यूनो ने वो वाला मस्ती कर लिया हॉट स्प्रिंग में एक साथ मिलकर एंड वो अब जेलस फील कर रही है क्योंकि शी लाइक्स आस्था। फिर उधर लियो आ जाता है और कहता है मेरे को मत भूलो, मैं इस टेस्ट को पार कर दूंगा, पास कर दूंगा, जीत जाऊंगा। वो तीनों फिर राइवल वाले एटीट्यूड में बातचीत करने लगते हैं, नहीं मैं जीतूंगा, नहीं मैं जीतूंगा। और मिमोसा यही पूछती रह जाती है मुझे कोई हॉट स्प्रिंग के बारे में बताओ यार। फिर उधर फिनरल आता है जो काफी नर्वस होता है। मैग्ना कहता है ओए लप्पू से तुम कौन हो? तुमको किसने परमिशन दी ये ब्लैक बुल का रोब पहनने की? लक कहने लगता है शायद हमारा कोई फैन होगा। लक और मैग्ना पहचान ही नहीं पाते कि ये फिनरल है। फिनरल को खुद बताना पड़ता है कि वो फिनरल है। वो इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि उसने एक न्यू हेयर
हेयर स्टाइल रख लिया। उसने न्यू हेयर स्टाइल इसलिए रखा ताकि उसको टेस्ट से पहले कॉन्फिडेंस मिले, वो एक न्यू एटीट्यूड के साथ रह सके। वेनेसा ने उसके बाल काटे थे। मैग्ना कहता है कि फ्यूनरल वो किसी काम का नहीं है, वो कभी इस कंपटीशन में नहीं आएगा, डरपोक कहीं का। तुम हो ही नहीं सकते कि तुम फ्यूनरल हो, फ्यूनरल तो आ ही नहीं सकता, वो डरपोक कहीं का। फ्यूनरल बोलता है तुम दोनों बहुत मतलबी हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। आस्था आके कहता है तुम दोनों बहुत मतलबी हो बे, कोई भी बता सकता है ये कि फ्यूनरल है। उसके बाद वो तीनों ही साथ मिलकर फ्यूनरल का मजाक बनाने लगते हैं कि उसके बाल अच्छे नहीं लग रहे। हाँ बे छपरी, छपरी बे छपरी, अरे छपरी लग रहे हो बे तुम। नोएल दूर से होकर छुप के देख रही होती है उनको और अपने ही मन में कहती है क्या तुम सब लोग शांत नहीं हो सकते, तुम्हारी वजह से पूरी स्क्वाड को शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर नोएल को उसका बड़ा भाई दिखता है सॉलिड। सॉलिड कहता है तुम फिर से आ गई अपने आप को अपमानित करने, तुम लूजर कहे की हार जाओगी इस टेस्ट में और आखिर में इससे हमारे खानदान का ही नाम खराब होगा, तो इसी में भलाई है कि तुम यहाँ से चली जाओ। नोएल को मैरेलियोना का बात याद आ जाता है जो उसने हॉट स्प्रिंग में उससे कहा था कि लेडी आसियर का मैजिक बहुत शानदार है, तो वहीं नोएल का मैजिक एकदम घटिया है और इसलिए उसको हार्ड वर्क करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो सॉलिड को कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही एंड एक्सक्यूज मी बोल के वो वहां से आगे बढ़ जाती है। नोएल डर के भागने की बजाय चुनौतियों का सामना करने का फैसला करती है। वो अपने सिबलिंग्स को दिखाना चाहती है कि उसने अपने आप को कितना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। विजर्ड किंग की एंट्री होती है और सब उसको सैल्यूट करते हैं और आज से ही रॉयल नाइट सिलेक्शन स्टार्ट होता है। मोटी टोंड वाला शाही घराने का किसी काम का नहीं वाला राजा कहता है कि बाकी डिटेल्स मैं बताता हूँ। वो इम्प्रेशन जमाने के लिए डिटेल्स बताना चाहता है अपनी अथॉरिटी को शो ऑफ करते हुए। वो बोलता है कि आज रॉयल नाइट सिलेक्शन मैजिक क्रिस्टल रेस्ट्रिक्शन बैटल टूर्नामेंट से किया जाएगा। वो बताता है कि इस गेम में सब टीम को एक एक क्रिस्टल दिया जाएगा और जिसने अपने सामने वाली टीम का क्रिस्टल फोड़ दिया यानी कि तोड़ दिया वो जीत जाएगा। तो इन शॉर्ट सबको अपना अपना क्रिस्टल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हर मैच 30 मिनट का होगा। अगर दोनों टीम का क्रिस्टल आखिरी तक टूटता नहीं है यानी कि चटकता नहीं है तो इस केस में देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा डैमेज किसके क्रिस्टल को हुआ है। जिसका कम डैमेज होगा क्रिस्टल वो जीत जाएगा और जिसके क्रिस्टल को ज्यादा डैमेज होगा वो हार जाएगा। एंड उसके बाद ऑगस्ट मोटी टोंड वाला शाही घराने का किसी काम का राजा क्या कहना चाहता है वो भूल ही जाता है कि उसको आगे क्या बोलना है। फिर जूलियस कंटिन्यू करते हुए बोलता है जब हम आई ऑफ द मिडनाइट सन से फाइट करेंगे उस समय हमको अलग अलग स्क्वाड के लोगों को मिलके काम करना होगा और ये बेस्ट तरीका है लोगों की एबिलिटीज को जज करने का एंड वो कितना ज्यादा घुल मिलके अच्छे से काम कर पाते हैं अलग अलग स्क्वाड के लोगों के साथ। अगर किसी को ये गेम जीतना है तो दूसरी स्क्वाड के साथ अच्छे से घुल मिलना होगा, मतलब कि दूसरे स्क्वाड के बंदों के साथ घुल मिलना होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को अगले एपिसोड में अच्छे से पता चल जाएगा जब फाइटिंग सीन्स आएंगे। इस गेम में स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड नहीं होगा, जैसे कि ब्लैक बुल वर्सेस गोल्डन डाउन नहीं होगा, बल्कि एक अलग ही टीम बनेगी जिसमें हर स्क्वाड के मेंबर मिक्स होंगे। कौन कौन लोगों की एक साथ टीम बनेगी सबको दिखाया जाता है। हर टीम में 3 मेंबर्स होते हैं। आस्था की टीम में मिमोसा होती है और जब मिमोसा देखती है कि उसकी टीम में आस्था है तो वो काफी नर्वस होने लगती है। एंड एक और बंदा होता है जर्क्स लूगनर, पर्पल ऑर्कस का वाइस कैप्टन। फिर वही मिस्टीरियस पर्सन उधर एंट्री लेता है ये बोलते हुए कि मैं लेट हूँ गाइज, पर अपने विजर्ड किंग इतना लेट होने पे माफ तो कर ही सकते हैं ना। एक ग्रैनी मुसीबत में थी तो मैं उनकी मदद कर रहा था। मैजिक नाइट होने के तौर पर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं लोगों की मदद करूँ। जूलियस पूछता है तो वो ओल्ड लेडी ठीक है ना? वो कहता है हाँ एकदम बिंदास। आस्था कहता है ये कौन है? वो बंदा बोलता है कि मैं हूँ जर्क्स लूगनर। मार्क्स हमला करता है उस बंदे पे, वो बंदा बच के नीचे कूद जाता है। मार्क्स उस पे हमला करके पूछने लगता है तुम कौन हो? जूलियस उसको रोकता है। सब लोग उस पे भड़कने लगते हैं। विजर्ड किंग के पास जाके ये कैसा तमाशा कर रहे थे, ये कोई बिहेवियर है तुम्हारा? वो बोलता है तुम विजर्ड किंग की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, आई डोंट नो व्हाई। तो चलो मेरे को ज्यादा अटेंशन ना देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वो बंदा वही रोब पहन लेता है जो वो पर्पल ऑर्कस के वाइस कैप्टन से लेके आया था एंड वो जर्क्स लूगनर होने का नाटक करता है। वो आस्था से हाथ मिलाता है कि हम दोनों एक ही टीम में, चलो
चलो चीजों को फ्रेंडली रखते हैं। आस्था हाथ मिलाता है एंड वो बंदा आस्था के हाथ में क्लोवर किंगडम का सबसे बदबूदार कीड़ा दे देता है और कहता है कि मैंने झूठ बोला था, मैं तुम जैसे खाली दिमाग वाले बोने से दोस्ती नहीं कर सकता। वो उसके नाक में कीड़ा डाल देता है। तुम पागल हो, ये तुम्हारे चेहरे से देखकर ही पता चल जाता है। आस्था उन कीड़ों को अपनी नाक से निकाल कर कहता है, तुम दिखाना क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जीतने की भावना नहीं है। वो बोलता है, मैं इधर सिर्फ मैजिक नाइट का मजाक बनाने आया हूँ। पर्पल ऑर्कस के मेंबर सोच में पड़ जाते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं लग रहा ये हमारा वाइस कैप्टन है। अब क्योंकि उन्होंने कभी अपने वाइस कैप्टन को देखा नहीं, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने सिर्फ सुना है कि वो सेंट ऑफ प्योर आइस है, यानी कि बर्फ वाला महान जादूगर, जिसको ये मिस्टीरियस बंदा पेल के खुद को उसका नाम से टूर्नामेंट लड़ेगा। जूलियस भी मना नहीं करता, ये जानकर भी वो जर्क्स लुगनर नहीं है, मजा आएगा सबको, ये कहकर वो हाँ कर देता है उस बंदे को टूर्नामेंट लड़ने के लिए। सब मैजिक नाइट की टीम बना दी जाती है 3-3 मेंबर्स की। कई लोगों को दिक्कत होने लगती है, क्या मैं इसके साथ टीम अप हो गया या हो गई? यही तो इस टूर्नामेंट का खास बात है। जिस अपोजिट स्क्वाड मेंबर को आप पसंद भी नहीं करते उसके साथ मिलकर आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आई ऑफ द मिडनाइट सन से फाइट करेंगे तब इन सबको एक साथ मिलकर उनसे फाइट करना पड़ेगा। अब समझ आ रहा है जूलियस ने क्या माइंड लगाया है इस टूर्नामेंट के पीछे। यूनो की टीम में नोएल होती है। बेल नोएल से कहती है कि यूनो सिर्फ मेरा है, तो यूनो से दूर ही रहना। खबरदार कि तुमने यूनो को देखा भी तो, और हाँ यूनो तुम्हारी वजह से हार ना जाए, याद रखना। नोएल कहती है, हाँ ना, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे से दूर हटो। क्लाउस की टीम में लक होता है और उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी टीम में लक है। वो क्लाउस से हाथ मिलाता है और वो उसको करंट लगा देता है। जूलियस के कहने पर एक बंदा अपने स्पेशल मैजिक से उनको उधर ले जाता है जिधर टूर्नामेंट होगा। ये बैटलफील्ड जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये बैटलफील्ड इसी टूर्नामेंट के लिए तैयार की गई है, जिधर वो जैसे चाहें वैसे बिना रुके फाइट कर सकते हैं और जितना जोर लगा सकते हैं उतना जोर लगा के हमला करें। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है अगर किसी को चोट लग जाती है तो, क्योंकि उधर क्लोवर किंगडम के सबसे बेहतरीन रिकवरी मेज होते हैं। आस्था उसको हाई हेलो बोलने लगता है, क्वैक ओवन को, जो क्लोवर किंगडम का सबसे बेहतरीन रिकवरी मेज होता है। वही डॉक्टर साहब जो आस्था के हाथ को ठीक नहीं कर पाया था। आस्था कहता है कि अब मेरे हाथ एकदम ठीक है। इस टूर्नामेंट में कोई भी किसी को जान से मारेगा नहीं, जिसने कोशिश भी करी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कुछ भी हो जाए, किलिंग ईच अदर इज प्रोहिबिटेड। इसलिए तो वो क्रिस्टल तोड़ने वाला मेथड यूज किया है लोगों की एबिलिटीज को जज करने का। जुकाम हो रहा है यार, गला जाम है, नाक जाम है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है। मोटा मुच्छड़ शाही राजा जूलियस से कहता है, थोड़ी स्पॉटलाइट मुझे भी दे दो। और हाँ, एक और मेन पॉइंट, इस गेम को जीतने से कोई भी रॉयल नाइट का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, पर सिलेक्शन में चांसेस बढ़ जाएंगे अगर कोई जीत जाए तो। रॉयल नाइट में सिर्फ वही लोग होंगे जो ताकतवर होंगे और जिनका जरूरत होगा। बाकी इस टूर्नामेंट में सभी मैजिक नाइट का एबिलिटीज जज किया जाएगा एंड उसी हिसाब से देखा जाएगा कौन रॉयल नाइट का हिस्सा बनने लायक है या नहीं। ये पॉइंट आपको आगे आने वाले एपिसोड में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगले एपिसोड के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, तो दिखा दो कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में। पहला मैच होता है आस्था की टीम का, टीम ए वर्सेस टीम बी। आस्था की टीम बी होती है। ब्लैक बुल एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वेनेसा और चार्मी आस्था को चीयर्स करने लगते हैं। भाई साहब देख रहे हो क्या बात है, हर किसी के पास ऐसी 2 लड़की होती सपोर्ट करने के लिए तो कितना मजा ही आ जाता। जिसमें से एक लड़की एकदम सेक्सी जो हमेशा सेक्सी ब्रा एंड बिकिनी में रहती है और दूसरी क्यूट जो हमेशा खाना बना के खिलाती। वाह भाई साहब, मौजा ही मौजा होती। जस्ट किडिंग, ऐसे सपना देखना सेहत के लिए हानिकारक है, तो कृपया कर ऐसे अपमानजनक चीजें कभी जिंदगी में ट्राई करने का ना सोचें। ये तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है और आप में से किसी ने भी ऐसी उल्टी फुल्टी चीजें अपनी माइंड में ला दी हो, ऐसा कुछ इमेजिन कर लिया हो, तो अब जाओ और जाके प्योर हो जाओ। सब लोग जाके पूजा कर लो या फिर गंगा में नहाकर अपने आप को प्योर कर लो, और जो पूजा नहीं करते वो जाके नमाज पढ़ लो या फिर गुरुद्वारे चले जाओ, या फिर जो क्रिश्चियन है वो चर्च। अरे हाँ यार, मैं कभी चर्च नहीं गया, आप में से कोई चर्च गया है क्या? तो मैंने सभी रिलीजन को मेंशन कर दिया ना, या फिर इंडिया में और भी कई रिलीजन के बंदे रहते हैं, अगर रहते हैं तो मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। चार्मी को कुछ दिख नहीं रहा होता क्योंकि उसका हाइट छोटा होता है, इसलिए वो जूलियस की गोदी में जाके बैठ जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और आप बहुत एक्साइटेड भी रहते हो, मुझे पता है इस बारे में अच्छे से, पर क्या करे, समय की मंदी है, इसलिए
मेरे वीडियोस लेट आते हैं, पर जब मुझे टाइम मिलता है मैं 2 वीडियोस भी एक साथ डाल देता हूँ बनाकर, जैसे मैंने पिछली बार डाली थी। और कई लोगों का तो इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है क्योंकि मैं लेट वीडियोस डालता हूँ। पर खैर जो भी हो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए मैं आप सभी के लिए भगवान से मन्नत करूंगा कि वो आप लोगों को आपकी फेवरेट वाइफ या हस्बैंड दे दे। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।